गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो कोल माइंस में, चाहे वो ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उस उन माइंस में, चाहे वो मेटल माइंस हो चाहे कोल माइंस हो, उस माइंस में जो डस्ट जनरेट होती है उस डस्ट को किस परमिसिबल लिमिट, किस लिमिट तक उसको अपने माइंड्स में रखना है, उसके लिए आप 143 रेगुलेशन आप यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। 144 रेगुलेशन जो कि हम लोग मेजर्स लेते हैं, उसको जो इंश्योर करते हैं, वो हम लोग 144 के तहत देखते हैं कि एग्जीक्यूशंस ऑफ डस्ट, एग्जीक्यूशंस ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल। तो वो जो है आपको 144 में देख चुके हैं। 145 में आप आज की वीडियो में देखने वाले हैं चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका कलेक्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रही है। मेरे कर्सर के साथ अपने नजर को मूव करिए और उस प्रश्न को समझ करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर कलेक्शन टेस्ट एनालिसिस ऑफ माइन डस्ट सैंपल, यानी कि माइन डस्ट सैंपल का जो आप कलेक्शन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके लिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इनमें से कौन सी प्लेसेस को आप आर डिवाइडेड इनटू जोन्स, उसको जोन्स में डिवाइड करते हैं, विच आर नॉट ग्रेटर देन 150 मीटर, जो कि वो 150 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो ऑप्शन ए कहता है एवरी हॉलेज रोडवे, प्रत्येक हॉलेज रोडवे को, बी कहता है एवरी ट्रामिंग रोडवेज को, सी कहता है एवरी कन्वेयर रोडवेज को, डी कहता है एवरी रिटर्न एयरवेज लाइज विद इन 200 मीटर लास्ट वर्किंग फेज, प्रत्येक रिटर्न रोडवेज को जो लास्ट वर्किंग फेज से 200 मीटर के अंदर रहती है, और ई नंबर ऑल ऑफ दी अबव है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप इस कमेंट्स का, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगले कल की वीडियो में मैं इसका जरूर आंसर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरी जोन्स फॉर्म्ड अंडर CMR 2 ऑफ 45, यानी कि 145 का 2 जो रेगुलेशन, 145 रेगुलेशन क्या है, चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, यानी कि जो 143 और 144 रेगुलेशन के तहत जो आपने मेजर्स लिए हैं, उसका एग्जीक्यूशन किया है, उसको चेक करने के लिए जो रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2 जो है बनाई गई है, उसमें जो एवरी जोन्स फॉर्म्ड की गई है सब रेगुलेशन 2 के तहत 145 का सेल बी डिवाइडेड इनटू, उसको डिवाइडेड करना है इक्वल सेक्शन में, इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है, इच नॉट एक्सीडिंग, जो कि प्रत्येक सेक्शन जो होगी वो कितना से अधिक नहीं होगी मीटर इन लेंथ में। तो ऑप्शन ए कहता है 150 मीटर, ऑप्शन बी कहता है 100 मीटर, ऑप्शन सी कहता है 50 मीटर, ऑप्शन डी कहता है 90 मीटर, ऑप्शन ई कहता है 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं, जो विगत वर्ष में आए हैं उसका कलेक्शन मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसके जो कीवर्ड और की पॉइंट हैं किस के, इस रेगुलेशन के जो 145 चेक ऑन मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल है, उसके जो कीवर्ड्स और की नंबर है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जो उसका सब रेगुलेशन 1 है, जिसका कीवर्ड के रूप में मैं आपको उसके लिए याद रखने के लिए 145 रेगुलेशन का जो 1 नंबर सब रेगुलेशन है, उसके लिए आप उसको याद करिए। जो माइन डस्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं या उसका टेस्ट करते हैं या एनालिसिस करते हैं, इसी संबंध में बताया गया है कलेक्शन, टेस्ट, एनालिसिस ऑफ माइन डस्ट सैंपल, यानी माइन डस्ट का सैंपल का जो कलेक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इंटरवल क्या रहेगा, वो बता इस सब रेगुलेशन, इस रेगुलेशन में, यानी कि CMR 145 चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल में इसकी विधि बताई गई है। तो पहला रेगुलेशन में यही कहा गया है माइन डस्ट सैंपल, जिसमें से जो आप ट्रीट किए हैं, जो आप वाटर से या कोल्ड डस्ट को मारने के लिए, दबाने के लिए जो आप स्टोन डस्ट छिड़के हैं वो पर्याप्त है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए माइन का सैंपल लेते हैं। तो 1 रेगुलेशन में इसी की बात किया गया है। दूसरा जो सब रेगुलेशन है वो कहा गया है कि जो
हमारा रिटर्न रोडवे है, डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न रोडवे है, जो लास्ट वर्किंग फेज से 200 मीटर के अंदर में आती है, उसको, साथ ही हॉलेज रोडवे को, जो कि हॉलेज रोडवे की पूरी लंबाई होगी, ट्रामिंग रोडवे की पूरी लंबाई होगी और कन्वेयर रोडवे की पूरी लंबाई होगी, साथ ही जो नेचुरली वेटेड एरिया होगी उसको जो है आपको जोन में डिवाइड करनी होगी। तो ये जो है जोन को डिवाइड करनी है, जोन में डिवाइड करनी होगी। जो जोन जो होगी 150 मीटर से अधिक नहीं होगी। पहला बात तो 150 मीटर से अधिक नहीं होगी। और डिवाइड करना है किसको किसको, जो एवरी रिटर्न रोडवे या एयरवे, रोडवे और एयरवे लाइज विदिन 200 मीटर फ्रॉम लास्ट वर्किंग फेज। तो ये जो होगी दो होगी, जोन जो होगी आपको इनको एवरी रिटर्न रोडवेज लाइज विद इन 200 मीटर फ्रॉम लास्ट वर्किंग फेज, इसको आप लेते हैं। साथ ही एवरी हॉलेज रोडवे इसको आपको डिवाइड करना है कितना मीटर में ये डिवाइड होगी, 150 मीटर से अधिक नहीं होगी, यानी 100 मीटर 125 मीटर आप ले सकते हैं, 151 मीटर नहीं ले सकते हैं। फिर उसी तरह से एवरी ट्रामिंग रोडवेज को आपको 150 मीटर के अंदर में ही डिवाइड करना है। 125 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, जो भी आपको लेनी होगी। एवरी कन्वेयर रोडवेज को भी जो है आपको डिवाइड करनी है। इस तरीके से आप चार जो एरिया बताया गया है, रिटर्न रोडवे एक याद रखिए, दूसरा हॉलेज रोडवे याद रखिए, तीसरा ट्रामिंग रोडवे और तीसरा चौथा जो है कन्वेयर रोडवे। ये चार रास्तों को आपको डिवाइड करना है जोन में, जो कि 150 मीटर से अधिक नहीं होगा। तो ये जो है आप देख लिए। अब आते हैं जो सेक्शन 2 की बात हो गई, सब रेगुलेशन 2 की बात हो गई। अब सब रेगुलेशन 3 की बात करते हैं, जिसमें आपको कीवर्ड दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है? सेक्शन जो की होगी 50 मीटर से अधिक की नहीं होगी। तो कहने का मतलब, मैं इसको मिटा देता हूं और जो चलिए इसी पर यहां पर बता देता हूं आपको कि जो सब रेगुलेशन 3 है, जिसको कहा गया है कि सेक्शन में जो जितने जोन हैं, जो आप सब रेगुलेशन 2 के तहत जोन में डिवाइड किए हैं इन चार रास्तों को, तो उसको जो है आप किस में डिवाइड करना है? सब जोन या सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो ये जो सेक्शन होगी, ये सेक्शन में जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये सेक्शन 50 मीटर से अधिक लंबाई का नहीं होगा, 50 मीटर से अधिक लंबाई का नहीं होगा। ये जोन को आपने 3 सेक्शन, अगर 150 मीटर के लिए हुए हैं आप, ये 150 मीटर है, 150 मीटर है, और ये आपका क्या है? हॉलेज रोडवे है, बाय द वे हॉलेज रोडवे है। तो इसको आप 3 सेक्शन में बांटिए, वो जो कि 50 मीटर से अधिक का नहीं होगा। चलिए इसको आप ले लीजिए, कितना मीटर? 140 मीटर में आपने किया है, बाय द वे आपने अपने रास्ते को 140 मीटर में डिवाइड किया। तो क्या हो जाएगी? 3 चौको 12, यानी कि ये जो होगी आपका एक 3 चौको 12, 40 मीटर की ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 मीटर की, और ये हो जाएगी 50 मीटर की। तो ये 3 रास्तों में आपने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और इसको आप ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर के नाम से आप इसको दे सकते हैं। उसी तरह से ये अगर आपकी 1 नंबर की है, 1 नंबर का जोन है, उसी तरह से आप जो है इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। मैं बताऊंगा अगला जो चौथा सब रेगुलेशन है उसकी चर्चा करता हूं। तो ये सेक्शन आप समझ गए कि 50 मीटर से अधिक का नहीं होगा। ये रास्ता भी जो ये सेक्शन को भी जो बांटे हैं वो 50 मीटर से अधिक का नहीं है, ये दोनों भी जो है 50 मीटर से अधिक का नहीं है, तीनों को जोड़िएगा तो 140 मीटर आएगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सब रेगुलेशन की बात करता है क्या? नंबर, कोड लेटर। तो जैसे नंबर और कोड लेटर चौथा सब रेगुलेशन की बात करता है कि नंबर और कोड लेटर। तो चौथे सब रेगुलेशन में जो आप बात करेंगे नंबर और कोड लेटर की, यानी कि जो आपका सेक्शन, जो आप जोन बांटे हैं, जोन को आप नंबर में बांटेंगे।
1 नंबर 2 नंबर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा जो है आप जोन में बांटेंगे। ये जो है जैसे बाय द वे हॉलेज रोडवे है, तो हॉलेज रोडवे को आपने एक जोन, दूसरा जोन, ये जो होगी कितना होगी 150 होगी, ये वाली भी 150 होगी, ये वाली भी 150 होगी। तो इस तरह से 150-50 में आपने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में बांट दिया। ये हो गई जोन में डिवाइड करना। उसी तरह से जब आप सेक्शन की बात करते हैं, कौन सी सब रेगुलेशन चल रही है, ये चौथा नंबर चल रहा है, चौथा नंबर सब रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो चौथा नंबर सब रेगुलेशन में आपने जो हॉलेज रोडवे थी उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जोन में बांट दिया, और प्रत्येक जो होगी 150 मीटर की नहीं होगी। और सेक्शन में जब आप बांटते हैं तो ये जो आपकी 150 मीटर है, ये जो 150 मीटर है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ये जो 150 मीटर है इसको आप अलग अलग सेक्शन में बांट रहे हैं, जिसको आप ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर के लेटर से शो कीजिएगा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर के तहत ये सेक्शन के रूप में आपने इसको बांट दिया। तो चौथे सब रेगुलेशन में आपको जोन को नंबर देना और सब सेक्शन को जो अपनी सब जोन भी कही जाती है उसको लेटर के रूप में, एबीसी के रूप में दर्शाना। तो ये हो गई चौथा नंबर। अब 5वें नंबर में देखिए क्या कहा गया है, सैंपलिंग प्लान, यानी आपको एक प्लान तैयार करनी है जिसका स्केल यहां पर मैं लिख दिया हूं 2000:1 से कम नहीं होगा, 2000:1 से कम नहीं होगा। अब इस सैंपलिंग प्लान में क्या दिखाना है, तो सैंपलिंग प्लान में अगर मैं बात करूं, इसको मिटा देता हूं। सैंपलिंग प्लान जो रहती है, जो आप बनाएंगे, उसमें वही चीज दिखा रहेंगे जो आपको जोन और सब जोन को दिखानी है, जोन और सब जोन को दिखानी है। तो 5वां नंबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं सैंपलिंग प्लान की, सैंपलिंग प्लान की। तो इसमें आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि इस सैंपलिंग प्लान कितने स्केल पर बना रहता है, तो स्केल आप ध्यान रखिए, ये कम नहीं होगी, किससे, 2000:1 से कम नहीं होगी। अब सैंपलिंग प्लान में क्या क्या दिखाना है, तो ये जोन जो आप बांटे हैं, प्रत्येक जोन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के तहत, और जो सेक्शन है, जो कि सेक्शन को आपने दिखाया है क्या चीज, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहां पर आप इसको सेक्शन में दिखाते हैं, प्लान में आपको दिखाना है, कितने इंटरवल पर भी करना है वो भी सैंपलिंग प्लान में हमको दिखाना पड़ता है। तो ये चीज जो है आपने जोन और सेक्शन को सैंपलिंग प्लान में दिखा दिया। साथ ही नेचुरली वेटेड एरिया, जो प्राकृतिक रूप से गीले रहते हैं, उसको भी नेचुरली वेट एरिया को भी उसमें दिखानी रहती है। तो ये 3 मुख्य चीजें आपको दिखाना है किसमें, सैंपलिंग प्लान में। तो ये हो गई आपकी 5वें नंबर की सब रेगुलेशन। अब आते हैं 6वां नंबर, जिसमें नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड अंडरग्राउंड माइंस में आपको सुव्यक्त स्थान पर एक नोटिस बोर्ड लगानी है। उस नोटिस बोर्ड में भी यही चीज दिखानी है, जोन जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, इसी तरह से सेक्शन जो है स्मॉल ए बी सी में आप अलग अलग में दिखा रहे हैं, और नेचुरली वेट एरिया को भी आप दिखाते हैं। तो ये नोटिस बोर्ड में भी, अंडरग्राउंड में भी दिखाना है और सैंपलिंग प्लान बना करके भी दिखानी है। तो चलिए ये 6वीं नंबर पूरी हो गई। अब आते हैं हम लोग कौन से नंबर पे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब सैंपल लेने की बात की जाती है तो प्रत्येक जोन से, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जोन से, ये 6वीं नंबर में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने की जो बात कही गई है वो प्रत्येक जोन से, जैसे ये जोन आप 1 नंबर को ले रहे हैं, तो प्रत्येक जोन से, एवरी जोन से आप जो सैंपल लेंगे, एवरी जोन, ये जैसे ये जोन हो गई जो कि 150 मीटर की है, 150 मीटर की है। अब एवरी जोन से हमको 30 दिन में कम से कम 30 दिन में एक बार ले लेनी है। तो ये आपने इसको सेक्शन में भी डिवाइड कर दिया है। तो अब एक सेक्शन स्मॉल ए वाले की बात करें या बी की बात करें, सी की बात करें, तो आपको एवरी जोन को
और आप वंस एट लिस्ट 30 डेज, कहने का मतलब कि 30 दिन में कम से कम एक बार एवरी जोन का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एवरी जोन का कंप्लीट करने के लिए जो आपकी सेक्शन है, ये सेक्शन है, इस सेक्शन में आप 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ये भी 10 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे, ये भी 10 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के आपको 30 दिन के अंदर ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल कितनी रहती है किसी एक जोन से सैंपल लेने में के लिए, तो 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 दिन में वो जोन का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बात आपने कर लिया, समझ लिया कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वंस इन 30 डेज ऑफ एवरी जोन, ये समझ गए। अब जो है ये 7वां नंबर समझ गए हैं। अब 8वें नंबर पे आते हैं। आरएस मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, नो विद इन 24 आवर ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट। जैसे कोल डस्ट को दबाने के लिए या कोल डस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप पानी का छिड़काव करते हैं या तो फिर क्या करते हैं, स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करने के पहले पानी का छिड़काव या कोल्ड स्टोन डस्ट का छिड़काव करने के पहले आप रूफ दोनों साइड और फ्लोर से डस्ट का, कोल्ड डस्ट का क्या करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग करके उसको रिमूव कर देते हैं सरफेस के पास। उसके बाद जो है आप वाटर स्प्रे करते हैं या फिर जो है स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं। तो ये करने के 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर में क्लीनिंग करने और ट्रीटमेंट करने, क्लीनिंग करने और ट्रीटमेंट करने के 24 घंटे के अंदर में आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो आप लेते हैं, जिसको आरएस कहते हैं, आरएस वो नहीं लेनी है। तो आपको याद रखना है किसके लिए, 7वें सब सेक्शन के, 7वें सब रेगुलेशन के लिए, 7वें सब रेगुलेशन के लिए क्या याद रखना है, नो आरएस, आरएस मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, नो आरएस कलेक्ट या टेकन विद इन 24 आवर्स ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ, क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग, बस इतनी याद रखिए। क्लीनिंग यानी कि सफाई करना, क्या चीज को सफाई करेंगे, कोयले को, धूल को सफाई करेंगे। ट्रीटिंग किससे करेंगे, तो स्टोन डस्ट किससे करेंगे या तो पानी से करेंगे, वाटर से करेंगे। तो ये आपकी 7वां नंबर याद रखना है, नो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टेकन विद इन 24 आवर्स ऑफ द क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग। ये हो गई 7वां नंबर। चलिए 7वां नंबर देख लिया आपने। ये 7वां नंबर नहीं, 7वां नंबर तो ये एवरी 30 डेज वाली है, एवरी 30 डेज वाली ये 7वां नंबर है। और ये जो है आपकी 8वां नंबर है, 8वां नंबर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नो विद इन 24 आवर ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रीटिंग। अब आते हैं 9वां नंबर में। 9वां नंबर में कहा गया है कि जो देखिए ये जो कीवर्ड है 3/144, 3/144 कहने का मतलब कि 144 रेगुलेशन का 3 सब रेगुलेशन में नॉट कंप्लाई, यानी कि अगर आप पालन नहीं करते हैं, नॉट कंप्लाई, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि 144 का 3 रेगुलेशन में क्या कहा गया है। तो जैसे ही आप बोलिएगा एग्जीक्यूशंस ऑफ डस्ट कंट्रोल ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको तुरंत 144 रेगुलेशन खुल जाएगी यूट्यूब में। और आप उसका तीसरे सब रेगुलेशन में जब सुनिएगा मेरे द्वारा, तो मैं उसमें कहा हूं, मैं उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर वोलेटाइल मैटर 30% से कम है, तो उस केस में आप जो पत्थर धूल का आप छिड़काव करते हैं, स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं, वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर वोलेटाइल मैटर 30% से कम है, ये आप कैसे पता कीजिएगा,
अपने यहाँ का डस्ट को सिम्फार में भेजते हैं, एनालिसिस कराते हैं और उससे पता चलता है कि आपका 30% से वोलेटाइल मैटर कम है। तो उस केस में आप पत्थर झूल का जो छिड़काव कीजिएगा वो 75% से कम नहीं होगी। 75% से कम नहीं होगी कहने का मतलब, अब मिक्सर उठाए हैं पत्थर धूल और कोयला धूल का, ये मिक्सर उठाए और 1 किलो हाथ में आपका मिक्सर है तो उसमें 750 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए क्या, पत्थर धूल, ताकि, और बाकी बचा क्या, 250 ग्राम कोयला। कोयला जो है 250 ग्राम होना चाहिए और 750 ग्राम से अधिक जो है आपका क्या होना चाहिए, पत्थर धूल होना चाहिए। तो ये 75% से कम नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से उसी में दूसरी पॉइंट कहता है कि यदि वोलेटाइल मैटर 30% से अधिक आती है तो उस केस में आपका जो स्टोन डस्ट की मात्रा होगी वो 85% से कम नहीं होगी। 85% से कम नहीं होगी। अगर 1 किलो आप मिक्सचर उठाते हैं कोल डस्ट और स्टोन डस्ट का तो उसमें 850 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए पत्थर धूल, इतना आप छीटिए। तो ये आपने समझा। इसको या फिर जो है वाटर से ट्रीट करते हैं तो वाटर से ट्रीट करने पर उसकी जो है ये कही गई है। तो अगर ये कंप्लाई नहीं होती है यानी कि पालन नहीं होती है, इसका आपको 750 ग्राम से कम डस्ट स्टोन डस्ट दिखाई दे रही है तो उस केस में 3 और 4 दिन जो क्लीनिंग और ट्रीटिंग का, अगर वो 750 ग्राम से आपका कम है, 750 ग्राम से 1 किलो मिक्सर उठाए हैं और उसमें 750 ग्राम से कम है तो उस केस में आप फिर से सफाई कीजिएगा। जो आप मिक्सर जो ट्रीटिंग कर चुके हैं उसका फिर से आपको सफाई करनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग 8 नंबर देख चुके हैं, 9 नंबर देख रहे हैं, 9 नंबर का। तो 9 नंबर में फिर से आपको क्लीनिंग और ट्रीटिंग करनी है। इफ no comply the sub regulation 3 of 144 then we clean and treat। कहने का मतलब कि आप अगर 144 का 3 सब रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर पाते हैं, टेस्ट से पता चला कि ये 750 ग्राम से यानी 75% से आपका कम है, क्या है कम, पत्थर धूल। तो उस केस में आपको फिर से पूरी की क्लीनिंग करनी है, पूरे रास्ते की क्लीनिंग करनी है और फिर ट्रीट करनी है। ट्रीट करनी है कि पत्थर धूल का छिड़काव करना है या तो पानी से स्प्रे करनी है। तो ये 9 नंबर का हो गया, आपने समझ लिया। अब जो है 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में 10 नंबर का सब रेगुलेशन, ये देखिए इसमें कहा गया है कि 5/144 डस्ट क्वालिटी के बारे में कहा गया है कि जैसे ही आप डस्ट क्वालिटी बोलते हैं या 144 का जो रेगुलेशन 5 है उसमें बताया गया है कि डस्ट क्वालिटी की जांच करने के लिए जो पत्थर धूल आप छिड़काव करते हैं उसकी क्वालिटी हल्के कलर का होना चाहिए, हल्के वेट का होना चाहिए, लाइट इन कलर होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, जिप्सम डस्ट को प्रीफर किया है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, सिलिका परसेंट 5% से कम होनी चाहिए। तो ये जो नॉट केकिंग प्रॉपर्टी का होना चाहिए। तो ये जो डस्ट की क्वालिटी है उसको जांच आप 3 महीने में एक बार करते हैं। तो डस्ट क्वालिटी की जांच, डस्ट क्वालिटी की जांच जो है वो आप डस्ट क्वालिटी की जांच के लिए आप डस्ट का सैंपल जो स्टोन डस्ट, स्टोन सैंपल, स्टोन डस्ट का जो सैंपल है, स्टोन डस्ट का जो सैंपल है वो इस तरीके से लीजिएगा कि वो 3 महीने से अधिक न हो। तो स्टोन डस्ट का सैंपल 3 मीटर में समझना है, 3 मंथ से अधिक नहीं हो, यानी 3 महीना से कम के अंदर ही आप स्टोन डस्ट जो आप ले रहे हो, मंगा रहे हो, उसको आप लेबोरेटरी में चेक करोगे कि ये डस्ट क्वालिटी जो है वो उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, डस्ट क्वालिटी को परिपूर्ण कर रही है कि नहीं। तो ये हो गई 10 नंबर। अब 11 नंबर में बात करते हैं। तो 11 नंबर में सैंपल लेने की, जो सैंपल आप लेते हैं किसका, मिक्सचर का, कोल डस्ट और स्टोन डस्ट जो छिड़काव किए हैं उसमें देखिए मैं कीवर्ड दिया हूं 5 mm एंड 10 mm डेप्थ ऑफ सैंपल, डेप्थ ऑफ
सैंपल, यानी कि जो सैंपल लेते हैं, अगर आप रूफ में सैंपल ले रहे हैं, रूफ से सैंपल ले रहे हैं, या फ्लोर में जो डस्ट चिपका हुआ है वो उसका सैंपल ले रहे हैं, तो इसमें दोनों साइड और रूफ में 5 मिलीमीटर गहराई का, मैं अगर दिखाऊं तो 5 मिलीमीटर की गहराई मात्र इतनी होती है। इतनी गहराई तक का ही, केवल इतनी गहराई तक का ही, 5 मिलीमीटर गहराई तक का ही आप क्या कलेक्ट कीजिएगा, जो मिक्सचर ऑफ डस्ट है, कोल्ड डस्ट और स्टोन डस्ट का, उसका सैंपल कलेक्ट कीजिएगा। अगर आप फ्लोर से ले रहे हैं, जमीन से ले रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, तो वही जो होगी 10 मिलीमीटर की होगी, जो कि आप एक कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर इतनी होती है, जो आप दिखाई दे रहा होगा। मात्र इतनी गहराई तक जो है आप क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। तो डस्ट क्वालिटी, आप जो डस्ट का डेप्थ होगा, सैंपल लेने का डेप्थ होगा, वो बात की गई है 11 में। तो डस्ट सैंपल डेप्थ, डस्ट सैंपल डेप्थ जो है वो 5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, रूफ एंड साइड्स। और दूसरी चीज की 10 मिलीमीटर फ्रॉम फ्लोर। तो डस्ट सैंपल की डेप्थ जो होगी वो रूफ और साइड में 5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी, और फ्लोर में 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये आपने 11वां नंबर देख लिया। अब 12वें नंबर पे आते हैं। तो 12वें नंबर के लिए मैं ऊपर मिटा देता हूं। तो 12 नंबर में जो है आपको कीवर्ड के रूप में याद रखना है कि स्ट्रिप, मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग की बात किया गया है। मेथड ऑफ माइन डस्ट सैंपल। तो एक जो मेथड होती है जिसकी जिक्र की गई है, स्ट्रिप सैंपलिंग, स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप सैंपल। स्ट्रिप सैंपल में जो पट्टियां होती हैं, वो स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, तो ये जो पट्टी होती है 10 सेंटीमीटर से कम चौड़ाई की नहीं होगी, और एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर से कम नहीं हो, 5 मीटर से अधिक नहीं होगा। ये 5 मीटर से अधिक नहीं होगा एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप के बीच की दूरी, और इसकी चौड़ाई जो है 10 की रहेगी, 10 सेंटीमीटर की रहेगी, 10 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगी, 10 सेंटीमीटर से कम चौड़ाई की नहीं रहेगी एक पट्टी। जो आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग चौड़ाई आप देखना चाहें तो लगभग एक जो ये चौड़ाई के लगभग मान के चलिए ये चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो इतनी चौड़ी पट्टी जो है आपकी रहेगी किसकी, स्ट्रिप सैंपलिंग के लिए। और ये स्ट्रिप सैंपल आप कहां पर लीजिएगा, जहां पर आप स्टोन डस्ट की छिड़काव करते हैं, पत्थर धूल का छिड़काव करते हैं, वहां पर स्ट्रिप सैंपल लीजिएगा। तो पत्थर धूल, स्टोन डस्टिंग वाली, इनकम्बस्टिबल डस्ट, वेयर स्ट्रिप सैंपल कहां लेना है, वेयर इनकम्बस्टिबल डस्ट, वेयर ट्रीटिंग बाय, ट्रीट बाय इनकम्बस्टिबल डस्ट। तो इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीट करते हैं तो आपको स्ट्रिप सैंपल लेनी है। लेकिन अब 13वें नंबर में जो बात करता है वो स्पॉट सैंपलिंग की बात करता है। तो जहां पानी से छिड़काव करते हैं, जहां वाटर से छिड़काव करते हैं, वेयर ट्रीटिंग बाय वाटर, देन sample taken as spot sample, spot sample जो कि every meter of length, यानी कि जो पूरी लंबाई है रास्ते की उसमें प्रत्येक मीटर पर एक आप स्पॉट सैंपल आप लेंगे।
तो इस तरीके से पूरे जोन का या सेक्शन का आप सैंपल ले लेते हैं। तो एवरी मीटर ऑफ लेंथ स्पॉट सैंपल फॉर वाटर, जहां वाटर से ट्रीट की जाती है, पानी से ट्रीट की जाती है, वहां पर एवरी मीटर में एक स्पॉट सैंपल आप लेने का काम कीजिएगा। तो ये हो गई 13 नंबर का। अब 14वां नंबर में आप जो स्ट्रिप बिछाते हैं या जो सैंपल स्पॉट सैंपल लेने के लिए करते हैं, वो आपको कहां तक लेके जानी है? आपका जो स्टॉपिंग है क्रॉस गैलरी में तो लेनी ही है, तो क्रॉस गैलरी का जो स्टॉपिंग है वहां तक आप लेके जाइएगा। वो रेंज बताता है। कौन सी? 14 नंबर का रेंज कहां तक लेना है? अप टू वेंटिलेशन स्टॉपिंग इन क्रॉस गैलरी। जो क्रॉस गैलरी में वेंटिलेशन और स्टॉपिंग है वहां तक आपको वो पट्टियां बिछा करके आपको सैंपल लेनी है। तो ये रेंज हो गई, कहां तक आपको करना है। 14वां नंबर देख लिया। 15वां नंबर में हम जो सैंपल जितना लिए रहते हैं उसको मिक्स करते हैं और फिर मिक्स करके उसका क्वार्टरिंग करते हैं। तो उसकी चर्चा की गई है। मिक्स करना और उसका क्वार्टरिंग करना, यानी कि रिड्यूस करना, मिक्स करना और उसको रिड्यूस करना। जैसे आप केक तैयार करते हैं, तो केक तैयार करने के लिए बहुत सारे मिक्सचर उसमें लेते हैं, मैदा लेते हैं, शुगर लेते हैं और डिफरेंट आइटम लेते हैं। तो ये जो आपकी सब रेगुलेशन है वो 15 नंबर का, वो जो माइन डस्ट सैंपल लिए हैं उसका क्या करना है? मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग करना है और फिर रिड्यूसिंग करना है, रिड्यूसिंग करना है बाय क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग यानी कि आप जैसे मिक्सिंग किए, ये आपने मिक्सिंग किया और मिक्सिंग करके इसमें जो है इसको एक थाल में आपने रख लिया। मिक्सिंग करके जितनी भी सैंपल आप लिए थे डिफरेंट सेक्शन से उसको सबको मिक्सिंग कर लिया और मिक्सिंग करके ये क्वार्टरिंग किया। क्वार्टरिंग देखिए इस तरीके से कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 सैंपल को साइड कर देना है और एक सैंपल, ये जो एक क्वार्टर हो गई, इसको आप कलेक्ट कीजिएगा। अब इसको कलेक्ट किए तो फिर से आप दूसरा इसी को फिर से आप फैलाते हैं। इसको फिर से जो है क्वार्टरिंग करने का मतलब एक क्वार्टर तैयार हो गई। अब इस सैंपल को इसको फिर से आप लिए दूसरे थाल में और इसको आप फैला दिए। अब ये फैला करके इसको आप क्या किए? फिर से 4 क्वार्टर में बांट दिए। तो ये फिर जो है मान के चलिए ए नंबर का है ये, तो इसको आपने कंसीडर किया और इसको फिर से आप जो है फैलाते हैं। तो इस तरीके से क्वार्टरिंग करके आप उसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग करते हैं और रिड्यूसिंग करके इतना वजन कर लेते हैं कि वो 30 ग्राम से अधिक नहीं, 30 ग्राम से 30 ग्राम रिड्यूसिंग सैंपल को कितना आप कर लेते हैं? 30 ग्राम, 30 ग्राम से वो अधिक न हो, कम से कम 30 ग्राम हो, 30 ग्राम से अधिक ना हो। तो वो जो है 30 ग्राम आपने सैंपल को कर लिया। अब ये 30 ग्राम सैंपल करने के बाद ये जो बात की गई 15वां नंबर की बात की गई। अब आते हैं 16वें नंबर में। 16वां नंबर का जो सब रेगुलेशन है उसकी चर्चा करते हैं। तो 16वां नंबर में जो एसआई का जो डेजिग्नेशन जो 144 में भी था, 16 नंबर का एसआई सैंपलिंग इंचार्ज। एसआई मतलब कि कितना नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग? 16 नंबर सब रेगुलेशन की। तो सैंपलिंग इंचार्ज। तो सैंपलिंग इंचार्ज कौन रहेंगे? तो सैंपलिंग इंचार्ज मैनेजर सर्टिफिकेट वाले रहेंगे और ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले होंगे और डिग्री डिप्लोमा वाले होंगे जो किसी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किए हुए होंगे, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किए होंगे,
वो जो है सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम करेंगे। तो ये कौन होगा सैंपलिंग इंचार्ज? जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसका? कोल डस्ट और स्टोन डस्ट जो छिड़की हुई रहती है, और वो स्टोन डस्ट पर्याप्त है कि नहीं उसकी जांच करने के लिए सैंपलिंग इंचार्ज रहते हैं, जो ये सर्टिफिकेट वाले को मैनेजर द्वारा ऑथराइज किया जाता है। तो ये हो गई आपकी 16 नंबर। अब 17 नंबर जो इस रेगुलेशन का आखिरी सब रेगुलेशन है, 145 का आखिरी है, जिसमें कहता है कि जो सैंपल आप लिए रहते हैं, मिक्स सैंपल जो आप लिए रहते हैं, माइन डस्ट का सैंपल लिए रहते हैं, इस सैंपल लेने के 7 दिन के अंदर इसको पैक करके 7 दिन के अंदर आपको टेस्ट के लिए भेज देना है। तो माइन डस्ट सैंपल send within 7 days of taking, 7 days of taking या कलेक्शन, जो कलेक्शन किए हैं 7 days ऑफ टेकिंग या कलेक्शन जो किए हैं, या जिस डेट को कलेक्शन किए हैं उस डेट के 7 डेज के 7 दिन के अंदर उसको सेंड कर देना है। सेंड विदिन 7 डेज ऑफ टेकिंग टेकिंग कलेक्शन। कहाँ भेजना है? टू फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, और उसको पहले उसको जो है प्रॉपर उसको जो है कंटेनर में रख देना है, प्रॉपर बॉक्स के अंदर रख देना है, जो जिससे कि मॉइस्चर से उसको बचाया जा सके। फॉर प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर पैक्ड होना चाहिए। फॉर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर, और उसका सीरियल नंबर, और वो एक नंबर दे देनी होगी। सिंपल जिस बॉक्स में आप रखते हैं उस बॉक्स में उसका नंबर, सीरियल नंबर दे देना होगा, डेट डाल देना होगा। तो इस तरीके से जो आपने 17 जो सब रेगुलेशन थे कोल माइंस रेगुलेशन 145 का, जिसको आप कहते हैं चेक ऑन मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल्स, तो जो डस्ट कंट्रोल करने के लिए जो मेजर आप लेते हैं उसको जो है चेक करने के लिए आप 145 रेगुलेशन में इसकी चर्चा करते हैं। तो आपने ये सीखा, और क्वेश्चंस को मैं इसमें शेयर करूंगा अगले वीडियो में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।